नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अभी कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे एक रील्स अपलोड किया था, जिसमें जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जो भी हमारे भाई बंधु कार्यरत हैं, उन्होंने हमें बहुत सारे मैसेज किए। वो मैसेज की संख्या 100 से 120 के बीच में होगी और सभी लोगों का यह कहना था कि हम बीएसएफ में हम हेड कांस्टेबल हैं, एसएसबी में हम ट्रेडमैन हैं और अलग अलग फोर्सेस है, कोई स्टेट पुलिस में है। मतलब कुल मिलाकर जमा सूची बात यह है कि वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी जॉब में हैं और वो चाहते हैं कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांड की तैयारी करें। तो इन सभी विषय वस्तुओं को लेकर के मैंने लगभग सभी को रिप्लाई दिया, लेकिन जब स्ट्रेटजी उन्होंने पूछा तो कमेंट सेक्शन में हम क्या स्ट्रेटजी बता सकते थे, वो हम उनको बताया कि हम आने वाले दिनों में एक वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। तो इंस्टाग्राम पे हम वीडियो अपलोड कर नहीं सकते थे, वहाँ पे वीडियो की लिमिटेशन होती है टाइम लेंथ को लेकर के। तो इसीलिए हम यूट्यूब पर इससे पहले भी हम काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाते रहे हैं सीएपीएफ को लेकर के। तो आज का वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ डेडिकेटेड है जो ऑलरेडी किसी न किसी सर्विसेज में हैं, मतलब वो चाहे वो कोई भी सर्विसेज में हैं और जिनके पास कुल मिलाकर हम ये कहें तो 24 घंटे का समय नहीं बचता है, जो सिविलियन स्टूडेंट्स हैं। हालांकि मैं पिछले कुछ समय से यूट्यूब के ऊपर मैं एक्टिवली वीडियो नहीं बनाता हूं, क्योंकि मैं आजकल के जो ट्रेंड चल रहा है मैं उस हिसाब से मैं नहीं समझा पाता हूं। तो जो सिविलियन स्टूडेंट है उनके लिए वीडियो में कोई काम का नहीं है। हालांकि जो हमारे पास कमेंट आया था उसमें मेजरली पोर्शन हमसे पूछा गया था, वो था सीएपीएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर के। और प्रिपरेशन में भी सबसे जो बड़ा कंसर्न था लोगों का, वो था कि पेपर टू को हम तैयार कैसे करें। तो हम सभी विषय वस्तुओं पर हम बात करेंगे और यूट्यूब पे जो ऑलरेडी सर्विसेज में लोग हैं उन किस तरह से तैयारी करें, ऐसा वीडियो अवेलेबल नहीं है। अगर होता है तो हम इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम जल्दी से अपने टॉपिक पे लौटते हैं। आप समझ गए होंगे कि तभी हमने इतना सारी भूमिका आपको समझाया। तो बात यह है कि सीएपीएफ का अगर एग्ज़ाम की आप टारगेट कर रहे हैं 27-28 में, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिलेबस क्या है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आते हैं ये तो पता होगा। जैसे कि अभी 27 का पेपर देंगे, लगभग आपके पास 1 साल का समय बाकी है और इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। उसके बाद रिजल्ट आता है, यहाँ पे फिजिकल देते हैं, फिर इंटरव्यू होता है और मेडिकल लास्ट में कर दिया गया है। पहले क्या था कि मेडिकल होता था, फिर फाइनली सभी का इंटरव्यू होता था। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के हम बारे में बात करेंगे। और मैं पहले बताया था कि हम उसी नज़रिए से बात करें कि हमारे पास लगभग ड्यूटी करने के बाद, अब मॉर्निंग पीटी जाने के बाद, शाम को रोल कॉल अटेंड करने के बाद आपके पास 4 से 5 आवर्स ही हैं अगर पढ़ने के लिए, तभी आप इस वीडियो को देखिए, वरना इसमें आपको कोई और लाभ नहीं मिलेगा। और कोशिश तो करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने का, लेकिन अब ड्यूटी में होते हुए समय कम मिलता है। तो ये आप पिछले कुछ समय का आप ट्रेंड दे सकते हो कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसी को शॉर्ट करके यहाँ पे लाया हूँ। आप इसे समझ सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कितना इंपॉर्टेंस देना है। जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी तो यूपीएससी में आता है, मतलब साइंस का ही क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप कुछ आजकल देखने को मिला है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो 24 क्वेश्चन। यहाँ पे मिसलिनियस के 3, रीजनिंग और मैथ के 20 क्वेश्चन। ये जो हर साल इसी में 2 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे का पूछा जा सकता है। हिस्ट्री का 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का 22 क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, आपको इस चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं इरेज कर देता हूँ, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तैयारी इसी अकॉर्डिंगली करना है कि किस सब्जेक्ट का वो कितना टाइम देना है, क्योंकि हम जब भी तैयारी करेंगे हमारा अप्रोच होना चाहिए एकदम स्मार्ट अप्रोच। अभी हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं, पेपर 2 को हम इसी वीडियो में कंक्लूड करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको पेशेंस से देखना है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि हमारे पास बार बार एक चीज़ हमें दिमाग पे रखना है। हो सकता है तो आप लिख के रख लो कि हमारे पास 24 घंटे का समय नहीं है, 8 से 9 घंटे हमारी ड्यूटी में जाती है। इंसान है तो 6 घंटे सोएंगे ही सोएंगे, पीटी करना है, बहुत तरह का यहाँ पे तामझाम है फ़ौज में। तो इसी चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए आप मेन सब्जेक्ट आप देख लीजिए, इतना ही सारा है। अब यहाँ से हम बताते हैं कि हमारी रणनीति क्या हो जाएगी। अब जॉब के साथ प्रिपरेशन आता है। अब यहाँ पे मैं अपना इनपुट आपको दूंगा और आपको हो सके तो इसका आप हमेशा के लिए ध्यान में रखिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि चाहे कोई भी इंसान हो, एक रिमाइंडर की तरह लीजिए, ये मेरा अप्लाइड हुआ सिस्टम है, ज़रूरी नहीं कि सभी पे काम करे। तो इसी अकॉर्डिंग अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए आपको समझना है। तो देखिए, जैसा कि पेपर 1 है, तो पेपर 1 में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अब कितने सारे सब्जेक्ट हैं मैंने बताया, कितने सारे सब्जेक्ट हैं। तो क्या इतने सारे सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है, सबके नोट्स बनाने हैं, ब्लू पेन से लिखना है, फिर रेड पेन से उसका
क्वेश्चन ब्लू पेन से आंसर ब्लैक ब्लैक नहीं, इतना हमारे पास ताम झाम करने का समय नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो देखो मेरा अप्रोच ये रहा था कि हम जब तैयारी करेंगे तो हम किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स को नहीं बनाएंगे। अब ऐसा क्यों है? अब ऐसा इसलिए है क्योंकि नोट्स जब हम बनाते हैं और एग्ज़ाम के दरमियान हम नोट्स को हम बहुत ही कम देख पाते हैं। तो अब क्या करेंगे जब नोट्स ही नहीं रहेगा हमारे पास? तो आपको रखनी है बुक्स। अब बोलोगे कि हम ट्रांसफ़र जाते हैं इधर उधर, तो बुक्स कितना हम रखें? तो बुक्स अगर जो लोग नहीं रख पाते हैं और जिनको टेक्नोलॉजी से आप बहुत ज़्यादा असहज महसूस नहीं करते हैं, मतलब आप काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, तो आप लैपटॉप या टैब का इस्तेमाल कर सकते हो, जो टैबलेट होता है जिसमें आप बहुत सारे बुक्स को रख सकते हो। अब बुक्स कौन से रखने हैं? तो क्या हम बुक्स वो रखें जिसमें थ्योरी हो, फिर उसको हम अंडरलाइन करेंगे तो और बल्कि नोट्स हो जाएगा, मतलब ज़्यादा नोट्स हो जाएगा? नहीं, मैं यहीं पे समझा रहा हूँ कि ऑलरेडी आप एक जॉब में, इस बात को याद रखना, आप ऑलरेडी एक जॉब में आप सिलेक्टेड हो, चाहे आप ट्रेडमैन में हो, चाहे कांस्टेबल में हो, हेड कांस्टेबल में हो। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मतलब उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो नहीं है, ये बात मैं मानूंगा, चाहे जिस साल में हुआ हो, आज से 5 साल पहले हुआ हो, वो मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ कर सकते हो। मैंने क्यों किया था बता देता हूँ जल्दी से। बुक के नाम पे मैंने खरीदा था दृष्टि का, एक होता है प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट। जो दृष्टि का जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट होता है, आप स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे होंगे, इस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं सभी सब्जेक्ट के, क्या सभी को खरीदना है? नहीं, आप स्टार्ट करो पॉलिटी से, मतलब पॉलिटी में आप राजनीति शास्त्र से शुरुआत करो। इस बुक की खासियत क्या होती है कि अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन के नीचे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होंगे। जैसे राज्य के नीति निर्देशक एवं तत्व से क्वेश्चन आया, मतलब डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से क्वेश्चन आया, तो एक तो इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन करके दे रखा है, और इसमें जितने भी पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चन एनडीए के हो रखे हैं इस बुक में, सीडीएस के हो रखे हैं, इसमें सीएपीएफ के हो रखे हैं, इसमें बीपीएससी के हो रखे हैं, इसमें यूपीपीसीएस के हो रखे हैं, इन सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज इस बुक में दे रखा है। आप दृष्टि का अगर आप प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट नहीं ले सकते हो तो दूसरा बुक जो आप जानते हो घटना चक्र का, आप घटना चक्र किताब लीजिए। लेकिन घटना चक्र और दृष्टि की इस किताब में क्या अंतर है कि घटना चक्र में एक्सप्लेनेशन उतना बढ़िया नहीं है जितना दृष्टि की इस बुक में। आप अगर एक बार पढ़ेंगे तो देख सकते हैं। जैसे कि क्या इससे समाधान हो जाएगा पेपर 1 का, क्योंकि पेपर 1 का लेवल आप देखिए, तो आपको मैं बोला हूँ जो बुक्स रखना है उस बुक्स में आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुक रखने हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके मतलब टिप पे होने चाहिए, हर एक क्वेश्चन याद होने चाहिए आपको, मतलब आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। क्योंकि कि आप जो है समय जो है नोट्स बना नहीं रहे हो, तो आप एक अलग काम करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुक को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनाओगे। अब मान लीजिए जैसे एक पेज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप पहली मर्तबा जब क्वेश्चन को आप सॉल्व किया, यहाँ पे क्वेश्चन है तो 1 बार टिक लगा दो। जब अगली बार जब आप फिर से रिवीजन करोगे तो उसमें दूसरा टिक लग जाना चाहिए। जब तीसरी बार रिवीजन करोगे तो इसी क्वेश्चन में 3 टिक लग जाने चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन करोगे और देखो कि आपके सामने 3 बार टिक लग चुका है क्वेश्चन में, तो आप चाह कर भी गलती नहीं करोगे, एक आत्मग्लानि से महसूस होगा जब आप गलती करोगे। तो इन्हीं सब साइकोलॉजिकल बैरियर को हमें तोड़ना है और ज़्यादा किताब नहीं रखना है। एक हम जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट जो दृष्टि का बोला है, हमने वो बुक को लेना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी पब्लिकेशन का, चाहे अरिहंत हो और चाहे दिशा पब्लिकेशन का हो, इसी चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अब इस चीज़ से क्या आपका समाधान हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि इसी चीज़ को अगर आप लगभग 10 बार प्रैक्टिस करते हो और लगातार प्रैक्टिस करते हो, इसी चीज़ को दोहराते हो, तो एग्ज़ाम आते आते आपके सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे और लगभग सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। क्योंकि मैं बोला हूँ कि कम से कम 5 से 6 बार आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको निकलना है। तो यही मैं समझा रहा था कि हमें जो फोकस करना है, और जो भी आप यूट्यूब पे हो सकता है कुछ सारे क्वेश्चन के जरिए हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं सारे प्रॉब्लम को, तो आप जैसे कोई मैथ्स का अगर आपको डाउट हो रहा है तो गगन प्रताप सर या अभिनय शर्मा सर, जो भी अच्छा लगता है, आदित्य रंजन सर के आप वीडियो देख सकते हो, और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकते हो। गेम्स खेलना है तो आप मैथ से संबंधित गेम खेलिए, ताकि वो पढ़ाई के कंटेंट में काम आए। अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये सब चीज़ अलग है, मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि आपको रिवीजन जितना करेंगे तभी हम लीड बना पाएंगे। हमें लीड बनाना है उन बच्चों से जो लगभग इस एग्ज़ाम को लेकर के जिनके पास खाली समय है 24 घंटा, और हमारे पास कितना है 6 से 7 घंटे। तो हमें ये बार बार सोचना है, और
हमें फ़ोकस करना है कि एक ही चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्स की तरफ नहीं जाना है। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है, लेकिन हमें बाद में बनाना है। आप बोलोगे तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा। और हमें ऐसा नहीं कि किसी भी एजुकेटर और किसी भी टीचर के पास हमें दौड़ के चले जाना है। एक विश्वास बनाइए और उसको देखते हुए आगे बढ़िए। और मैं अपने पूरे जर्नी में एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, तो मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि जितना कम से कम संसाधन हो उतना फ़ोकस करना है। अब इसी चीज़ को मैं कंक्लूड कर देता हूँ, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि हमें क्या-क्या ख़रीदना है, क्या नहीं ख़रीदना है। तो अगर आप बुक से नहीं पढ़ सकते, आपके ट्रांसफ़र बार-बार हो जा रही है और आपके पास नहीं, आप 4-5 किताब ढो सकते हैं, तो टैबलेट ख़रीद लीजिए। और नहीं तो आप बुक में आप दृष्टि का प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट खरीदिए और पीवाईक्यू क्वेश्चन को खरीदिए, और इसे आप हो सके तो 4 बार, 5 बार, 10 बार बना जाइए। पेपर 1 में 120-25 नंबर से कम आ ही नहीं सकता है। अब हम आते हैं पेपर 2 के बारे में। जगह यहाँ पे है, पेपर 2 के बारे में ही पे आ जाते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का डाउट था कि हम पेपर 2 की तैयारी कैसे करें, हम हिंदी मीडियम से हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम बांग्ला मीडियम से, मतलब इंग्लिश मीडियम से वो नहीं है। आप जैसा कि जानते हैं कि पेपर 2 जो होता है वो 200 नंबर का होता है, और 200 में आप चाहें तो हिंदी में आप 4 जो ऐसे होता है, यानी 20 नंबर का 20 × 4 यानी कि 80 नंबर का जो 4 ऐसे होता है, आप उसे आप हिंदी में तो लिख सकते हैं, लेकिन जो 120 जो नंबर बच जाता है उसको आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो हमारा यही कहना है कि हम 80 नंबर जब हिंदी में लिख रहे हैं, 120 इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो पूरा कोशिश करना है कि हम इंग्लिश में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश में मार्किंग भी ज़्यादा होता है। इसके लिए क्या किया जा सकता है, जो हिंदी मीडियम से पढ़ा है। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम जो है अभी 10 दिन बाद नहीं होने वाला है, तो आज से ही लगभग अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप कौन सा, इंडियन एक्सप्रेस, आप टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी अगर पढ़ते हो, और इसमें सारा न्यूज़ नहीं पढ़ना है, हमें एडिटोरियल पढ़ना है, जो संपादकीय लेख होता है उसे अगर हम पढ़ते हैं, या कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें को पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की कुछ खबरें को पढ़ते हैं, या हम आर्थिक समाचार पढ़ते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स अगर हम पढ़ते हैं, आर्थिक समाचार, तो इन सभी चीज़ों से आपका पेपर 2 का थीम कंप्लीट होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ टॉपिक, थीम कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कोई डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ आता है, जैसे आजकल ड्रोन वारफेयर, जो ड्रोन से संबंधित हमले हो रहे हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, तो आपका थीम कंप्लीट हो जाएगा। और पेपर 2 ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें थीम रिपीट कर रहा है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं मानता हूँ कि अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और 1 महीना न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आप अब देखना चाहते हैं कि क्या मैं ऐसे लिख पा रहा हूँ या क्या मैं आर्गूमेंट लिख पा रहा हूँ, तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि हम जब बचपन में थे तो क्या करते थे, गाय पे ऐसे लिखते थे, गाय पे निबंध लिखते थे। तो यहाँ से शुरू कीजिए ना, गाय पे निबंध, स्कूल पे निबंध। अगर हम, जैसे हम क्लास 1 में जो गाय पे निबंध लिखे थे, गाय एक चौपाया जानवर, इसके 4 पैर होते हैं, आज तो चीज़ नहीं लिख सकते हैं। हम यहाँ शुरुआत कर सकते हैं कि गाय आज के भारतीय राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण एक जानवर के तौर पे राजनीति के बीच में जाना जाता है। काउ इज़ द मोस्ट पॉलिटिकल एंटिटी इन द करंट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द इंडिया, ऐसे आप शुरुआत कर सकते हो। इसको आप आर्थिक स्थिति से गाय की महत्ता को लिख सकते हो कि आज भी जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कृषि और पशुपालन पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अलावा ऐतिहासिक रूप में आप वैदिक काल खंड को आप उल्लेख कर सकते हैं कि वैदिक काल में गाय की क्या महत्ता थी। इसके अलावा आज पूरी दुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रही है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप किस तरह से गाय का जो वेस्ट है, गोबर बोलते हैं, उस गाय की इस गोबर से आप कैसे बायोगैस बना सकते हो। दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, जिससे इंडिया का भी टारगेट है कि नेट ज़ीरो का लक्ष्य हमारा कब है, 2070 का। इसको फुलफ़िल करने में गाय भी एक सहायक हो सकती है। इसके अलावा हम कृषि में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात का बल दे ही रहे हैं। इसके अलावा जो भारत में ऐसा माना जाता है कि हर साल 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लोग हर साल कैंसर जैसे घातक बीमारियों से मर रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है कि हम इनऑर्गेनिक खाद और हम सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कैंसर को बढ़ावा दे रहा है। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे यूरिया,
इसके अलावा जिंक, ये सब हम जो खाद्य सामग्री यूज कर रहे हैं इसको हमें हटा के हमें जैविक खेती की तरफ बढ़ावा देना है। तो इन सब चीज़ों से हम तो छोटे छोटे हम काम कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही हम हर टॉपिक को हम ब्रेक कर सकते हैं और हम इस पर अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमें ज़्यादा ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे में हमारे नंबर कम रह जाएंगे जो एक सिविलियन स्टूडेंट है, क्योंकि हम बार बार सिविलियन से कंपेयर अभी करा रहे हैं। तो भरोसा रखिए कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो जो आपको 5-10 नंबर आपके कम मिले हैं वहाँ पे 5-10 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, इसकी भरपाई हो जाएगी। बोर्ड भी थोड़ा सा लीनिएंट व्यू रखता है कि आप जॉब के साथ रहते रहते वही काम कर रहे हो और वहीं पहुँचे हो जहाँ पे उन इंटरव्यूअर के सामने 18-20 सिविलियन कैंडिडेट बैठे हुए हैं और वो वही काम किया है जो आप अपने 4-5 घंटे में काम किए हो और उसके लिए उन्होंने 24 घंटा समय लगाया है। बहुत मुश्किल नहीं है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। आप कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजीज़ अपनाएं। स्टार्टिंग में पेपर 2 के बारे में मैंने आपको बहुत ही कम जानकारी दिया है, क्योंकि पेपर 2 में आप एक बार लत लगाइए पढ़ने की और लिखने की। पेपर पढ़ने की और ऐसे लिखने की लत लगाइए, वो काम हो जाएगा। पेपर 1 के बारे में हमने एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो ऐसे अगर आप करते हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके आपसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।